आज भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा कि कोई भारत सरकार का पूर्व मंत्री और एक एयरलाइंस का कप्तान एक पहले उड़ान के लिए, और क्योंकि बिहार हमारा राज्य है और दरभंगा में हवाई अड्डा बनने के पश्चात और आरसीएस स्कीम के तहत इंडिगो स्पाइस जेट, हमारे साथ संजय झा हैं जो बिहार सरकार के मंत्री हैं जल संसाधन के, वो हमारे साथ हैं। दरभंगा उनकी राजनीतिक स्थान है। और हमारे साथ इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारी, सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी और हमारे कर्मी दल जो हमारे साथ यात्रा करेंगे, एयरपोर्ट डायरेक्टर और सभी वरिष्ठ लोग आज हैं। तो आज एक ऐतिहासिक दिन, एक सांसद, एक पूर्व मंत्री एक विमान के साथ एक नए हवाई अड्डे में एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और इंडिगो की यह सेवा दरभंगा का आज प्रारंभ हो रहा है, जिसमें ये परिचारिकाएं हमारे साथ हैं, हमारे कप्तान साथ में हैं। तो आप सबको फिर से एक बार देश के नागरिकों को जो औसतन लो कॉस्ट एयरलाइंस में यात्रा करते हैं, आप सबको और देश की सरकार को और प्रधानमंत्री जी को और आप सबको बहुत बहुत बधाई। आए दरभंगा एयरपोर्ट पर हम स्वागत और आश्चर्य राजी प्रताप रूडी जी का और पूरा इंडिगो का क्रू का ये बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है दरभंगा के लिए कि जहाज कलकत्ता से पहिल पे लैंड करके यहाँ दरभंगा में जहाज के और लैंड राजी प्रताप रूडी जी और लैंड करेलखिन है जहाज। हम मिथिला के धरती पर स्वागत करै छियै। विभाग के पहले मंत्री हो रहा छलखिन और ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। खासतौर पर दरभंगा जे एविएशन मैप पर जे एले हैं ये कनेक्टिविटी हरेक सड़क पर भऽ रहल छै। पहले कलकत्ता और हैदराबाद में के यहाँ हम सब लोग विभाग का धरती पर स्वागत करै छियै। हमरा ख्याल से आने वाला टाइम दरभंगा देश में एक बहुत इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट के रूप में इमर्ज कर रहा है। हैदराबाद और कलकत्ता से डायरेक्ट दरभंगा आया है। आज का इस फ्लाइट को उड़ा करके जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, छपरा के सांसद हैं राजी प्रताप रूडी जी, वही उस फ्लाइट को कलकत्ता से जो दरभंगा आया है उसको लैंड करवाया। मैं भी उस फ्लाइट से कलकत्ता से आया हूँ और मेरे ख्याल से स्पाइस जेट के बाद ये दूसरा एयरलाइन यहाँ पर शुरू हुआ। इंडिगो देश का सबसे बड़ा एयरलाइन है और आने वाले टाइम में निश्चित रूप से जो मुझे बता रहे थे वो लोग, अभी जो फ्लाइट जा रही है कलकत्ता वो पूरा फ्लाइट फुल है उनका। हैदराबाद जो फ्लाइट जा रही है पूरा फ्लाइट फुल है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल इस एयरपोर्ट का देश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट के रूप में इमर्ज कर रहा है। जहां तक इसके फैसिलिटी की बात है, जब काम शुरू हुआ है तो उसका भी निदान धीरे धीरे हो जाएगा। अभी जो 78 एकड़ जमीन बिहार सरकार को एक्वायर करके देना है, पहले तो आप लोगों को पता है कि ये लैंड 31 एकड़ का था, लेकिन जैसे ही डिमांड बढ़ता गया मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर के मीटिंग की थी और मीटिंग में साथ उनका भी सुझाव था। उन्होंने भी आग्रह किया था भारत सरकार से, माननीय जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी से, कि यहाँ पर कार्गो का भी, एयर एम्बुलेंस का भी और भी पार्किंग मिले और एयरलाइन आए। ये फोन से भी बात किया था और चिट्ठी भी लिखा था। उसी दिशा में काम प्रोग्रेस हो रहा है और लैंड का आवश्यकता इस पर पड़ा है। जो 121 करोड़ रुपया पहले जमीन के लिए था 31 एकड़ के लिए, अब ये करीब 350 करोड़ रुपया हो गया। अब कैबिनेट में जाएगा ये और बिहार सरकार जल्दी ही इसको एक्वायर करने की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। एक बार लैंड एक्वायर हो जाएगा तो आपको इस पे टर्मिनल बिल्डिंग बनना, अन्य फैसिलिटीज, वो थोड़ा समय लगेगा। तब तक जो समस्या है, अभी मैं देख रहा था जल संसाधन का भी कोई इशूज है। जो पूरा रोड अंदर का है 10.5 किलोमीटर, ये वो जल संसाधन का ही बांध है जो एयरपोर्ट के अंदर है। तो मैंने कहा है अभी कि भाई उसको भेजिए, उसका पक्कीकरण हम लोग करा देंगे पूरा 10.5 किलोमीटर। तो अंदर में जितना मूवमेंट करना होगा, सिक्योरिटी का बात है, अन्य चीजें हैं, वो आसान हो जाएगा। ये लो लैंड एरिया है, तो 10 एंटी फ्लड स्लुइस है। मैं टेक्निकल बात सब बता रहा हूँ, वो भी फंक्शनल रहे और जरूरत होगा तो और बन पाएंगे जल संसाधन से। जो अगर पानी ड्रेन आउट करने के लिए, पानी निकालने के लिए अगर जरूरत होगा तो आने वाले टाइम में मेरा बिल्कुल मत है, मत नहीं, अब तो प्रूव हो गया ये चीज कि जिस दिन हम लोगों ने ये
सपना देखा कि एयरपोर्ट बने तो बहुत लोगों को मजाक लग रहा था ये चीज, लेकिन आप जब बड़ा सपना देखते हैं और वो जब जमीन पर उतरता है उसकी जब संतुष्टि होती है तो एक बड़ा चीज जो मुझे लगता है कि ये एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरा उत्तर बिहार का, ये दरभंगा और मिथिला की बात ही नहीं है, ये तो नेपाल से लोग आते हैं, नेपाल के लोग भी यहाँ पर आते हैं। आने वाले टाइम में इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में, एजुकेशनल हब के रूप में, मेडिकल हब के रूप में आने वाले टाइम में इस एयरपोर्ट के वजह से एक एयरपोर्ट पूरा इस एरिया के इकोनॉमी को बदल देगा। नागरिक सुविधा की जरूरता को लेकर के लोगों में काफी नाराजगी तो ठीक है। मैंने कहा ना, जब एयरपोर्ट बना जो सुविधा है उस भी धीरे धीरे पहले था कि लैंड एक्विजिशन का इशू था, एनओसी का बात था, एनओसी मिला है, तो नागरिक सुविधा को लेकर के भी जल्दी ही इस पर इनिशिएटिव लिया जाएगा। इस बीच में पार्किंग का सर कोई इंतजाम अल्टरनेट हो सकता है जब तक नया एक्वायर नहीं होता तो पार्किंग नहीं, जब बड़ी समस्या नया एक्वायर करके बिल्डिंग बनने में जो समय तो लगेगा तब तक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में पार्किंग हो, चाहे जो पैसेंजर को वेटिंग एरिया है, क्योंकि अब एक ही प्लेन का वेटिंग एरिया है, अब प्लेन बढ़ता जा रहा है और डिमांड होता जा रहा है, वो कैसे बढ़े, अन्य सुविधा जो इसमें किया जा सकता है वो सब हम लोग आगे इसको परस्यू करेंगे। पाइपलाइन में और भी एयरलाइंस है क्या सर यहाँ में? मेन तो देश का यही 2 एयरलाइन था ना, आगे एयर इंडिया भी आए, एक इंडिगो ही अगर चाहेगा तो पूरा देश से कनेक्ट कर सकता है, जितना बड़ा एयरलाइन, या स्पाइस जेट चाहेगा तो कनेक्ट कर सकता है, लेकिन ये 2 एयरलाइन इंडिगो भी शुरू हो जाने से ये प्रूव हो गया कि ये एयरपोर्ट एक बहुत ही सक्सेसफुल एयरपोर्ट के रूप में ये इमर्ज करेगा। सर एक मेरा प्रश्न है, आज कैसा महसूस हुआ कि जो कहा जाता है कि दो इंजन सरकार है, जब मंत्री जी फ्लाइट उड़ा रहे थे और आप बैठे हुए थे, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। उनकी भी इच्छा थी कि जब दरभंगा में, क्योंकि वो इंडिगो में प्लेन उड़ाते हैं, कमांडर हैं उसमें, फ्री के कमांडर है, पैसा नहीं लेता, तनख्वाह नहीं लेता, और उनकी भी इच्छा थी जिस दिन ये प्लेन शुरू होगा, मैं क्योंकि बिहार के ही रहने वाले हैं, बिहार के ही सांसद हैं, इसी विभाग में मंत्री रहे हैं, तो मैं फर्स्ट फ्लाइट में चलूंगा। ये तो बहुत ही सुखद, मैं तो एक चीज मजाक में लोगों को कहता हूँ, कोरोना ने सबका आंख खोल दिया, कोरोना में तो आंख खुल गया तो ये सब काम ही न रह जाएगा भाई, और क्या है। हमारे कहने का साथ है कि भाजपा ड्राइव कर रही थी और एनडीए और जेडीयू के साथ थी। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी का ये आइडिया था उड़ान स्कीम, जो छोटे एयरपोर्ट को कनेक्ट करने का। ये अगर प्रधानमंत्री जी का ये स्कीम नहीं आता, एयरपोर्ट कहाँ से बनता उड़ान स्कीम? ये तो मोदी जी का ड्रीम था उड़ान स्कीम, और उसमें दरभंगा एयरपोर्ट लगता है उनके ड्रीम में सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट में इमर्ज किया है उड़ान स्कीम। बहुत सारा एयरपोर्ट खुला भी, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नहीं, हवाई जहाज में सर चिराग संजय झा जिंदाबाद, 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 संजय झा जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तब आज एक ऐसा संयोग है जिसमें 2 चेहरे में मैं आज दरभंगा शहर में आया। पहला तो निश्चित तौर से कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सांसद हूं और छपरा का सांसद हूं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं, और लेकिन आज मेरा आने का प्रयोजन कुछ दूसरा, और मैं अभी आपके बीच में उस वेशभूषा में नहीं हूं। और आज मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा संजय झा साहब का कि दरभंगा के इतिहास में एक और अध्याय नागरिक विमानन से जुड़ा, और ये दूसरा अध्याय जो दरभंगा हवाई अड्डे के प्रारंभ होने के बाद आज दूसरी विमान सेवा जो यहां प्रारंभ हुई, और इंडिगो की विमान सेवा हैदराबाद से और कलकत्ता से, जिसमें विशेष रूप से श्री संजय झा साहब का पहल था, और पिछले 6 महीने से इंडिगो के अधिकारियों से बातचीत करके उसे चालू कराने का प्रयास किया।
ये एक संयोग है क्योंकि मेरी भी इच्छा थी कि भाई बिहार में जब दरभंगा का विस्तार हो तो उस हवाई अड्डे पर एक बार विमान लेके पहुंचा जाए। और मुझे कुछ क्योंकि आप सबको पता भी होगा कि पार्लियामेंट में जो ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म और सिविल एविएशन का स्थायी समिति है उसका मैं सदस्य भी हूं और वाजपेयी जी की सरकार में नागरिक विमानन मंत्रालय का कार्यभार संभालने का मौका मिला और कुछ तकनीकी जानकारी। तो सबसे महत्वपूर्ण आज ये हुआ कि मेरे आगमन पर अभी तक दरभंगा में जो भी विमान सेवा था उसमें सिर्फ एक ही दिशा से विमान उतर सकता है, पश्चिम दिशा से। आज पहली बार हमने अपनी यात्रा में और उसका रास्ता आज से खुल गया और मैंने उसकी पढ़ाई करके उनसे तकनीकी रूप से उसकी तैयारी करवाई थी। और 1-0 जो हवाई पट्टी है जो पूरब दिशा से उतरने का, वो आज पहली बार दरभंगा हवाई अड्डे पर। इससे क्या होगा कि दोनों दिशाओं से हवाई जहाज उतरने के क्रम की अगर सिलसिला शुरू हो जाए तो आने वाले दिनों में उसकी संख्या बढ़ सकती है। जिस दिन से यहां स्पाइस जेट और इंडिगो आज आया, स्पाइस जेट पहले से था, तो निरंतर अप्रत्याशित वृद्धि है। उत्तर बिहार का नागरिक विमान मंत्रालय ने कभी सोचा ही नहीं था कि दरभंगा से इतनी बड़ी संख्या में यात्री जाए। और मैं आपको बता सकता हूं कि जो अभी यात्रियों की संख्या है और जो मांग है, हालांकि कोविड के दौरान इसमें काफी बाधा उत्पन्न हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में दरभंगा की संभावनाएं पैसेंजर के दृष्टिकोण से, क्योंकि बॉर्डर के निकट है और इधर निकटवर्ती 8-10 जिलाओं का भी है साथ साथ, तो पटना से ज्यादा संभावनाएं हैं विकास का, नागरिक विमानन का दरभंगा में। फौज का हवाई अड्डा है, फौज के हवाई अड्डा में कई सीमाएं होती है, तो कई सारे भारत की सरकार के स्तर पर हमारे विमर्श हुआ है। संजय झा भी उस बैठक में भी थे, आपके सांसद गोपाल जी भी उस बैठक में थे और कई विषयों पर चर्चा होता है। और अभी जहाज खड़ा करने का भी जगह 2 ही है और कम से कम 10 जगह जहाज खड़ा हो सके एक समय में, वही संभावनाएं बढ़ती हैं। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, पानी निकासी का मामला है, आज भी समीक्षा की गई पानी निकासी के बारे में। अगर ज्यादा बारिश आ जाए, पानी आ जाए, तो संजय झा साहब ने अपने विभाग से भी इस पर कार्रवाई प्रारंभ की है। और बिहार सरकार, एक और विषय है जो शायद आप सब लोगों को तकनीकी रूप से बताना चाहेंगे, अभी यहां विमान उतारने के लिए जो उपकरण पटना में है या बनारस में है या दिल्ली में है, उसमें से एक उपकरण भी यहां नहीं है। लेकिन जो यात्रा का मार्ग दरभंगा में तय किया गया है, इसमें जहाज और सैटेलाइट के बीच बातचीत होता है, धरती पर किसी यंत्र से लेना देना नहीं। यानी कि इसको आरएनपी अप्रोच कहते हैं कि जो विमान कप्तान अपने आप को नक्षत्र में सैटेलाइट से जोड़ता है और वो रास्ता बताता है, उतारता है। तो ये बिहार का पहला आरएनपी अप्रोच है, जो शायद ये तकनीकी विषय है, इस पर ज्यादा नहीं जाने पड़े। दरभंगा अपने आप में अद्भुत है और दरभंगा मिथिलांचल की महान धरती पर इस तरह का आगमन हुआ तो मेरे लिए एक सुखद यादगार है और जो यात्री हमारे साथ थे तो उनके लिए भी सुखद यादगार है। तो ये हो गया विमानन क्षेत्र। और कई सारे मुद्दे आप पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों के पार्टी का एक बड़ा अभियान है वृक्षरोपण का। वैसे जनता दल यूनाइटेड का भी 2 साल पहले 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा बृहद और सरकार की योजना बनाई, तो पार्टी की तरफ से भी तो हम लोगों ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ और संजय झा साहब के साथ दरभंगा हवाई अड्डे पर अधिकारियों के साथ हम लोगों ने वृक्षरोपण का कार्य किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए। आपको शायद कुछ लोगों को याद होगा, आज से 1.5 साल पूर्व में आया था, इस कार्यालय का जमीन के निरीक्षण करके गया था, इसका नक्शा बनाया, अभी काम अधूरा है। और आज मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय में भी वृक्षरोपण करने का मुझे मौका मिला। पार्टी के अध्यक्ष और तमाम अधिकारी वहां उपस्थित थे। कोविड काल के बाद देश और कई राज्य, इसमें बिहार भी सम्मिलित है, बड़ी चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। अभी तक अंतिम तिथि तय नहीं था। पिछली बार जो पहला फेज में जब कोविड आया था, तब सब मान के चलते थे कि 1 वर्ष के बाद ये कार्य समाप्त हो जाएगा।
दूसरे फेज की जो भी तैयारी थी, लेकिन अप्रत्याशित। दुखद है कि इस बीच में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा और फिर अब लेकिन मोटे तौर पर देश और राज्य और वैक्सीन का प्रयास जो चल रहा है, हालांकि बरसात के समय इसका काफी कठिनाई उत्पन्न हुई है, फिर भी मुझे लगता है कि दूसरे फेज के बाद यदि ऐसा ना हो, लेकिन अगर तीसरा फेज आता है तो बिहार भी देश के साथ पूरी तौर से वैक्सीन के साथ और उपचार की व्यवस्था के साथ कर रहा है। तो ऑक्सीजन का अभाव जो बना था, अनुमंडल स्तर के अस्पताल से लेकर जिला स्तर के अस्पतालों में मोटे तौर पर बिहार में सभी अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली गई है। यह ऑक्सीजन का डिमांड अप्रत्याशित था, जिसके कारण विषय बना और सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए। मैं समझता हूं कि बिहार की सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय और बिहार के मुख्यमंत्री के निर्देशन पर काफी पहल किए गए हैं और बिहार की सरकार के लिए 2 प्राथमिक क्षेत्र हैं और मैं समझता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है कि स्वास्थ्य बिजली के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई थी, सड़क के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हुई थी, ग्रामीण सड़कों के क्षेत्र में बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि इस पर बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा लक्ष्य बनाया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और उसके भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्य में समर्थन देंगे। और दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं समझता हूं कि इन बिंदुओं पर अगर कोई राजनीतिक विषय भी आता है, बिहार 14 करोड़ की आबादी का ये राज्य भारत में एक स्थान रखता है और जिस प्रकार से उद्योग की दिशा में माननीय शहनवाज हुसैन साहब काम कर रहे हैं और एक बड़ा संकट है और मैं जिस इलाके से आता हूं उसमें भी जैसे आज भी सूचना है कि 3 लाख क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर से निकल करके, पहाड़ों से निकल करके सारण, सिवान में गोपालगंज में प्रवेश करेगा। बाढ़ एक बड़ा समस्या है और ये इसका कसूर किसी को ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से नेपाल में वृक्षों की कटाई हुई पिछले 25-30 वर्षों में, 40 वर्षों में, इसका परिणाम है कि पहाड़ी क्षेत्र में बारिश की स्थिति में जो पहले कैचमेंट एरिया में जड़ पर पानी रुकता था, वृक्षों की कटाई के कारण पूरा का पूरा पानी रेल के साथ नदियों में चला आता है और परिणाम है कि बाढ़ का प्रकोप बिहार को सबसे कुछ हद तक यूपी को भी, लेकिन बड़े क्षेत्र में बिहार को इसमें। और ये अभिशाप इसलिए नहीं है कि बिहार के लोगों का उसमें कोई कसूर है, ये नेपाल की स्थिति के कारण बिहार को नुकसान मिलना पड़ता है। और एक युद्ध में अगर कोई राज्य 10 वर्ष 20 वर्ष पीछे जाता है, एक बाढ़ में कोई भी राज्य 50 वर्ष पीछे चला जाता है और उस संकट से झेलने के बाद भी आज बिहार हमारी लगातार समीक्षा होती रहती है और इरिगेशन के क्षेत्र में और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूं इस चुनौती के साथ और जैसे कि मैं आने के बाद चारों तरफ जिस प्रकार से पानी का सैलाब दिख रहा है, बाढ़ एक निश्चित रूप से एक बड़ा संकट है, फिर भी हमारी सरकार और बिहार की सरकार इस काम को पूरी तौर पर करेगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो पूछ लें, लेकिन मोटे तौर पर मैंने कहा संजय जी भी इनसे पूछा जा सकता है और स्थानीय विषय पर अगर कुछ होगा तो अध्यक्ष जी उत्तर देंगे। एक सवाल पॉलिटिकल है कि जो अभी बिहार में चल रहा है, देख रहे हैं मंत्री ही नाराज कर रहे हैं अफसरशाही को लेकर। बिहार में सब कुछ ठीक लग रहा है आपको? कहीं आपको कुछ खराब लग रहा है आपको? खुद मंत्री सवाल उठा रहे हैं। तो सामान्य रूप से प्रशासनिक रूप से विषय आते हैं और जब तक आप लोग का कैमरा लगा रहेगा तो बहुत सारे सवाल उठते रहेंगे। आपको क्या लगता है मंत्री जी का मांग जायज है या नाजायज? क्या कुछ ही आगे सर, मैदानी आज 71 सालों से बाढ़ के कारणों को बताया जा रहा है। 6-7 सालों से बीजेपी की सरकार है और उसके समाधान के बारे में आप लोगों के पास कोई प्लानिंग है? जैसा कि संजय झा जी इस पर मैं क्षेत्र का दौरा करते हैं और बांध महीने चला। इसमें 2 विषय हैं। संजय जी से नहीं, संजय जी का सवाल के पहले 2 विषय। एक विषय ऐसा है जिस पर बिहार के एक तो अगर जैसे आप सारण जिला को ले लें, मेरा जिला घाघरा, गंडक, सोन और गंगा से घिरा है और ये सभी नदियां मूलतः एक सोन को छोड़ करके सभी नेपाल से आती हैं। मैं फिर बात को कहना चाहूंगा, हमारी बातचीत हुई थी भारत सरकार के मंत्री से, विदेश मंत्री से, और हमने कहा कि जब तक नेपाल की सरकार के साथ
बड़े समझौता करके वहां पर अभी हम लोग संरक्षण का काम शुरू करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ होगा। अगर आज वृक्ष लगाना शुरू करेंगे तो 20 साल के बाद वो परिणाम मिलेगा। नेपाल में स्थिति ऐसी है कि लोकतंत्र वहां का बहुत ही आपको जो लिखना है लिखिएगा, उसमें मेरा बात सुनिए। वहां पर इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तक नेपाल के संधि के साथ साथ हमने तो इनसे पूछा कि हमारे आप बांध को रिपेयर करने के लिए हमारे कर्मचारी जाते हैं नेपाल में, उनको नेपाल की सरकार नहीं घुसने देगी। तो ये बिहार की सरकार उसे कैसे रोक लेगी? तो केंद्र की सरकार है, इसलिए संकट बड़ा है। दूसरा है कि ये बड़ी बीमारी के लिए बड़ा उपाय होगा, लेकिन जहां तक बाढ़ की स्थिति होती है तो स्वाभाविक तौर से सरकार, चाहे वो संरक्षण का काम हो, प्रोटेक्शन का काम हो या फिर रिहैबिलिटेशन का काम हो, कोई भी सरकार करती है तो वो उसका एक्शन है। इसलिए ये कोई मसौदा ऐसा नहीं दिया जा सकता है कि इसको हम लोग आउटराइट सॉल्यूशन कर सकें। यदि संजय जी को जोड़ना चाहे तो इस विषय पर जोड़ सकते। एक दूसरा सवाल पॉलिटिकल ही बना। आज राजद का स्थापना दिवस है, लालू यादव वापसी एक तरह से हो रही है, फिर से वो पोस्टर से गायब हो गए, कुछ कहेंगे आप? फिर से पोस्टर लगाया गया है। देखिए, हम तो वहीं से आ रहे हैं जहां 30 साल से उनसे मेरा चलता रहा है, और बिहार में सब लोग आरजेडी से जहां भी लड़ते हो, हम तो उनके बॉस से ही लगातार 25 साल से लड़ते रहे हैं। पॉलिटिक्स में लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब जो की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जेल से छूट के आए हैं, तो उस पर क्या टिप्पणी करें? और फोटो तो किसी का कहीं लगता रहे तो उससे हम लोग को, इससे भाजपा और जेडीयू को कोई आपत्ति है? नेक्स्ट। सर, मिथिलांचल में सबसे बड़ा तोहफा दिया गया दिवाली से पहले एयरपोर्ट पर, काफी महंगा तोहफा हो गया। एयरपोर्ट का टिकट का प्राइस सबसे महंगा पूरे भारत से भी ज्यादा। नहीं, आपकी टिप्पणी बिल्कुल गलत है, और बिल्कुल टिप्पणी गलत है। ऐसे भी दिन है कि यहाँ पर लोगों ने 3000 में टिकट, मैं आपको 50 परिणाम पर किसी समय में, जब अंतिम समय में टिकट लीजिएगा तो बचे हुए सीटों का दाम ज्यादा होता है, वो मानक नहीं होता है। पहले अधिकांश सीटें बहुत कम दाम में मिलती हैं, उस समय टिकट खरीद लीजिए। दुनिया भर में ऐसे होता है। तो आपका ये बयान कि धोखा हुआ और विमान सेवा यहाँ शुरू हुआ और टिकट महंगा मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। तो सर, कुछ टिकटें महंगी होती हैं, 80% टिकटें सस्ती। नहीं, उसका बिल्कुल तय है और वो डीजीसीए के वेबसाइट पर दिया जाता है। और अगर कभी इस प्रकार की आपत्ति हो तो डीजीसीए के वेबसाइट पर आप उस दिन का ब्रैकेट चेक करें कि आज अनुमानित मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है। उस पर कहीं कोई वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकता, और यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर मुकदमा होगा, उसका लाइसेंस जाएगा। लेकिन कुछ टिकटें महंगी बिकती हैं, 80% टिकटें सस्ती। सर, एयरपोर्ट का विस्तार कब होगा? विस्तार का क्रम चल रहा है और भारत की सरकार और बिहार की सरकार मिलजुल के कर रही, अच्छी शुरुआत होगी। सर, निजी की विमान आएंगी या सरकारी विमान भी आने की संभावना? विमान सेवाएं आएंगी, निजी तो किसी का आजकल होता नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी से जब होता है, निजी तो बड़ा प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी, अब तो इसके बारे में नहीं। विमान सेवाएं हो और लोग यात्रा कर सके और सस्ते दाम पर यात्रा कर सके, ये हमारा उद्देश्य। ये सवाल संजय जी को, आज की क्या तैयारी है? तो मैं हम सब चीज मिथिला के जहाँ जो रुपये नहीं हो तो दूसरी बात, लेकिन बाहर में कुछ अपना स्वागत। हमारे यहाँ ही बाढ़ आता है, ठीक है, मिथिला से नहीं आता है, सबका नहीं बाढ़ आता है, ऐसा मत कहिए। राजीव प्रताप रूडी जी का दरभंगा में मिथिला के धरती पर का लगाव था, तभी आज दिल्ली से कलकत्ता आए। सिर्फ दरभंगा आने के 2 घंटा दिल्ली से कलकत्ता का फ्लाइट चला के आए, और आज एज ए पायलट यहाँ पहला प्लेन जो लैंड किया है कलकत्ता से, वो रूडी जी यहाँ लैंड। जरूर लगाव था दरभंगा से, मिथिला से, जो पहला प्लेन लेकर आए, इसलिए मैं स्वागत करता हूँ उनका। और ये बड़ा उपलब्धि है मिथिला के लिए। मैं 2 मिनट इस पर प्रॉब्लम है, टर्मिनल बिल्डिंग बनना है, ज़्यादा पार्किंग होगा, एनओसी नहीं मिल रहा था, वो तो प्रोसेस में मुख्यमंत्री की बैठ कर रिव्यू की, स्पेशली दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के क्या किया जा सकता है। अब जब ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया तो अब लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा टर्मिनल चाहिए।
जो 31 एकड़ से हो गया 78 एकड़ सीधा, 121 करोड़ से हो गया लगभग 350 करोड़ का जमीन। अब वो एनओसी मिल गया है, जल्दी ही वो कैबिनेट में जाएगा और जमीन एक्वायर करने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और जनरल बिल्डिंग का काम शुरू होगा। और अभी जैसे बता रहे थे कि वो पूरा फ्लाइट फुल है पहला दिन, और आगे अगला 7 दिन का वही स्थिति है। इतना बड़ा एयरपोर्ट ये इमर्ज करता जा रहा है, जैसे जी बोल रहे थे कि ये पटना को मैच कर रहा है ये एयरपोर्ट, या उससे भी बेटर इमर्ज करता जा रहा है ये एयरपोर्ट। और ये खुशी की बात है, जो भी कमी है उसको डेफिनेटली उसको परस्यू करके उसको ठीक किया जाएगा। बात की जहाँ तक स्थिति है, जून महीना में 300% रेनफॉल हुआ है, जो नॉर्मल से ज्यादा 300%, जो कभी कोई सोचता नहीं था। गंडक में जहां से आते हैं, पिछले 5 साल में 50,000 क्यूसेक पानी 15, 17, 18 जून को रहता था और 4,12,000 क्यूसेक पानी आता उस समय। तो एक्सेसिव रेन है, जो बता रहे हैं कि नेपाल में कुछ नहीं है। हम लोग की तैयारी पूरी है, कहीं कहीं मनरेगा बांध होता है, कहीं जमींदारी बांध होता है, कभी एक्सेस वाटर होता है तो ओवर टॉप कर जाता है, वहां समस्या है। जो एम्बैंकमेंट जल संसाधन विभाग का है, उसमें हम लोग पूरी तरह से तैयारी की है, कुछ वहां नहीं होने वाला। लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर कहीं एक्सेस पानी हो रहा है, नेपाल से पानी डिटेल में बताएं कि क्या इस वजह से होता है, लेकिन डिपार्टमेंट पूरी तरह से अलर्ट है इसमें। और एक बात में और जो ये नॉर्मल टाइम नहीं था, हम लोगों का डिपार्टमेंट का काम 14-15 जनवरी से लेके और 15 मई तक काम कंप्लीट करना होगा। इतने इंजीनियर चले गए कोरोना में, और 2 गए, एक दहशत फैल गया डिपार्टमेंट, लॉकडाउन था, मटेरियल का मूवमेंट मुश्किल था, लेबर नहीं मिल रहा था। उस विपरीत परिस्थिति में भी जो भी हम लोगों ने काम किया था, वो 30 दिन तक सारा काम कंप्लीट हो गया। तो लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। बाढ़ की ये स्थिति माननीय बता दें, अमनौर जो मेरा गांव है, वहां आज तक 100 साल में पानी नहीं आया। पिछले बार में मेरे घर में पानी आया। कहने का मतलब है कि ये तो स्थिति ऐसी होती जा रही है कि उसका नियत हमने कभी योजना बनाई नहीं थी कि हम अपने आप को बाढ़ से प्रभावित सकें। वहां तक पानी 4 लाख 4.5 लाख पानी नेपाल छोड़ता है। नदी की क्षमता इतनी है, तो आपका बांध और मेरा बांध क्या काम करे? तो बिल्कुल हमारा 1 से 1.25 लाख क्यूसेक पानी की क्षमता का नदी का है, तो 4 लाख एक साथ छोड़ देता है। और जहां पानी आज तक कभी नहीं गया, हम सोचेंगे, हमारे पूर्वज नहीं देखते होंगे, वहां इतना पानी। तो ये स्थिति भयानक है, और ये हम सबको सोचना पड़ेगा इसका उपाय क्या है। इसका ये नहीं है कि हम लोग इसको सबके लिए समस्या है। सरकार इसमें हजारों करोड़ खर्च कर दे, लेकिन ऊपर का पानी कैसे रोकिएगा बताइए? आप अगर जिम्मेवार होते, यूपी जिम्मेवार होता, मध्य प्रदेश जिम्मेवार होता। यहाँ तो एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, और वहां का राजनीतिक वातावरण है, और वो राजनीतिक वातावरण वहां का ऐसा है कि वो ठीक नहीं। हम लोग जो समझते हैं वो ठीक है, उनकी अस्थिरता है। ये एक आप जो कह रहे हैं 100% सहमत है, ये स्थिति कुछ और है। आप ही के पुराने सहयोग कर सकते हैं कि रामविलास पासवान जिनको भारत देने के लिए पार्षद चुनाव में प्रधानमंत्री से आग्रह किया, क्या रामविलास जी लोगों के गार्जियन थे, हमारा उनके साथ 30 साल का संबंध था, और ये सरकार का निर्णय है और उसकी एक प्रक्रिया है, सरकार का निर्णय। इस पर हम लोग जैसे लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, पर रामविलास जी एक बड़े नेता थे, एक बड़े दिल के नेता थे, और उनके लिए जो कुछ भी होगा अच्छा ही। आज जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, कोई वो तो राजनीतिक बात अलग है, लेकिन रामविलास जी के विषय में कभी कोई टिप्पणी किसी ने तो सोचा ही नहीं। उससे बड़ा नेतृत्व तो हमने दलित समाज का देखा ही नहीं है, इसलिए उनके बारे में, उनके जाने के बाद में उनके प्रति बड़ी श्रद्धांजलि। एक दूसरा का सवाल आपसे है कि शहर में पहले बार बहुत ही बड़ा काम आप कर रहे हैं, नहर बुआई कर रहे हैं। क्या ये परियोजना शहर का कितना लाभ होगा मिथिला वासियों को, किस जो आप नहर वाला काम कर रहे हैं? मुझे भी जानकारी नहीं थी। मैं जब आया था, ये रामदेव झा जी का यहाँ देहांत हो गया, वहीं पर कुछ लोग बताए, हम लोगों ने काम शुरू किया,
और मैं डीएम साहब को भी बोला हूँ, उसके आगे का भी जो क्लियर करना है। मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं पूरा उस लेंथ में लास्ट पॉइंट तक देख के गया, उसको बिल्कुल क्लियर कराएंगे और कोशिश करेंगे कि अगर उसको कुछ कंक्रीट भी आगे कराना पड़े जो पानी का फ्लो आगे नहीं रुके। मेरे ख्याल से दरभंगा का मेजर जो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लोग डिलीवर करेंगे, करके हो जाएगा वो। फ्लड से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अभी समय से पहले जो बरसात है उसमें ये हाल है, आने वाले समय को देखते हुए कितना अलर्ट है और क्या आप लोग को अनुमान क्या मिल रहा है कि बारिश और आने वाली है और ज्यादा फ्लड बढ़ेगा? क्या बताया क्या, जब जून में इतनी बारिश नहीं होती थी, जितनी बारिश ये बारिश तो जुलाई और अगस्त में होता था, तो आगे का प्रेडिक्शन तो हम लोग नहीं जानते। 72 घंटा का प्रेडिक्शन जरूर करता है, लेकिन आगे क्या होगा, लेकिन तैयारी पूरी। प्रीवियस ईयर से ज्यादा पानी आने की संभावना है। सब लोग का खत्म होने वाला है। अभी तो देख ही रहा है कितना पानी लिया गया, इसी में से कुछ लीक लीजिए दिखा। अरे भाई इनके तो वही है, जा रहे हैं आप अपने क्षेत्र के लिए